अब जो फेरबदल है कितने फायदेमंद होगा भविष्य में? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो फैसला लिया है इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता है। और जैसे हमने 4 उपचुनाव प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर जीते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। नहीं राणा जी, एक बात है कि कहा जाता है कि अक्सर कि कांग्रेस में खींचातान है, वो खींचातान समाप्त हो जाएगी क्या? होली लो से हिमाचल की कांग्रेस जो चलती थी उसमें एकजुटता देखने को मिलेगी? जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया है। राजनीति होनी चाहिए पर राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी 2 रैलियां कर चुकी है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि ना हिमाचल में कांग्रेस के पास नेता है ना नीति है, और भाजपा के बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको तो जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो कांग्रेस की क्या रूपरेखा है? ये तो हम मीडिया को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और रही रैलियों की बात, ये 4 करेंगे तो हम 14 करेंगे। हमें कौन सी कोई प्रतिबंध है कि हम रैलियाँ नहीं करेंगे? नहीं, अभी तक तो एक भी देखने को नहीं। अरे इसलिए नहीं देखने को मिली कि खींचातान चल रही थी, इसलिए नहीं देखने को मिली कि पार्टी को भी फैसले करने थे। हिमाचल के सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, तो क्या लगता है कि जो 2-4 महीने बच गए हैं उसमें कुछ मिल जाएगा हिमाचल को? देखिए, यही तो बड़ा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगा गया है। नहीं तो सरकार तो कहती है कि हमने सब कुछ दिया है। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं पूरा दे लूँ। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं सुनील कुमार, और बात करूंगा जो कुछ दिन पहले कही थी हमने विधायक राजेंद्र राणा से बातचीत करते हुए कि पंजाब की तरह ही हिमाचल में भी शायद कांग्रेस फेरबदल कर सकती है, और हो गया है। और इसी के साथ अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है विधायक राजेंद्र राणा जी को। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राणा, जिस तरीके से हमने पहले भी बातें कही थी, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उन चीज़ों पर, उन बातों पर मोहर लग गई है। और प्रतिभा सिंह, जिनके पहले भी उपचुनाव लड़े जिनके नाम पर, और वीरभद्र सिंह जी का नाम भी साथ चला, तो अब जो फेरबदल है कितने फायदेमंद होगा भविष्य में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाई कमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भी एक अहम जिम्मेदारी दी है, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको ठीक तरीके से निभाऊं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कुछ कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूं। रही रानी प्रतिभा सिंह जी की बात कि उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं समझता हूं कि पार्टी ने जो फैसला लिया है इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि रानी प्रतिभा जी तीसरी बार सांसद बनी हैं, और राजा वीरभद्र जी की धर्मपत्नी भी हैं, जिन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा की है। और राजा वीरभद्र जी ने हिमाचल प्रदेश में, जिसको आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से उनको जाना जाता है, इतना काम किया है, इतनी लोगों की सेवा की है कि आज उनका नाम जो है वो, ये ठीक है कि हमारे बीच में वो आज नहीं है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले 20, जब तक ये हिमाचल प्रदेश या ये संसार रहेगा, उनका नाम मिटा नहीं सकता कोई। और हिमाचल प्रदेश के लोग उनके साथ, जिसको कहते हैं कि दिल से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कल्याण किया, उसका लाभ हमारी पार्टी को जो है मिलने वाला है। और रानी प्रतिभा सिंह जी सांसद भी हैं, और चुनाव अभी उनको नहीं लड़ना है, इसलिए खुलकर पार्टी के प्रचार में वो काम कर सकेंगी, और पार्टी को निश्चित तौर पर उनको इसका फ़ायदा होने वाला है। और जो टीम हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों की को दृष्टि रखते हुए, उसको नज़र रखते हुए ये टीम जो गठित की गई है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फैसला जो है पार्टी ने किया है, और सोच समझ के किया है। और ये सारी टीम मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर पार्टी के लिए काम करेगी। और जैसे हमने 4 उपचुनाव प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर जीते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। नहीं राणा जी, एक बात है कि कहा जाता है कि अक्सर कि कांग्रेस में खींचातान है, वो खींचातान समाप्त हो जाएगी क्या? होली लो से हिमाचल की कांग्रेस जो चलती थी उसमें एकजुटता देखने को मिलेगी? कहीं ना कहीं अब कई नाराज़ भी होंगे, कुलदीप साहब भी शायद कुछ नाराज़ होंगे क्योंकि अब फेरबदल हुआ है, और सुक्खू साहब की भी यहाँ पे बात आती है क्योंकि वो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, और आपके साथ 3 और मेंबर जो हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष
लगाए गए हैं, कांगड़ा पे फोकस किया गया है, चंबा पे किया गया, आपको हमीरपुर सुजानपुर का एरिया फोकस के तौर पर दिया गया है, और अपर हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ पे फोकस हुआ है, तो होली लॉज में वो एकजुटता देखने को मिलेगी? देखिए, आपने पंजाब में देखा होगा कि पंजाब में अब जो लोग अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं या बड़े हैं, जिन्होंने अनुशासनहीनता की है, उनके ऊपर जो है पार्टी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है पार्टी का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन से चलता है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है, अपनी मनमर्जी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में तो पहले ही हम लोग एकजुट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु ऐसा जिस तरीके से पार्टी ने काम करना शुरू किया है, कोई भी आदमी ऐसी अनुशासनीयता करने की मुझे लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं करेगा। और एकजुट होकर पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने तो विश्वास जता दिया, लेकिन जो वर्कर हैं, बीते दिनों आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा असर देखने को मिला। मनीष ठाकुर छोड़ गए, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष थे अनूप केसरी जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो ये जो रूठे उनको मनाने का सिलसिला, ऊपर से फेरबदल, तो आपको अब भविष्य की चुनौतियां क्या नज़र आती हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव भी हैं? पहले भी सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, अभी भी थी उस समय भी, और अभी जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, हमने सोलन और पालमपुर जीता है। उसका सेहरा भी आपके सर जाता है? देखिए, हमने तो थोड़ी कोशिश की है कार्यकर्ता के तौर पर, और ये जो कॉरपोरेशन है इसको भी हम जीतेंगे। उसके पीछे कारण है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसने बाई इलेक्शन में 4 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें अपना जो है जनादेश दिया और अपना मूड बता दिया। कहीं ना कहीं जनता इस सरकार से परेशान दिख रही है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी महंगाई आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो क्लिपिंग्स उठा के देख लें, इतनी उन्होंने महंगाई के ऊपर जो है भाषण दिए हैं, और वही क्लिपिंग आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो आज महंगाई जो है उसने कमर नहीं तोड़ी, कमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस महंगाई ने हिंदुस्तान के लोगों के कमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दूसरी बात है कि बेरोजगारी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। जो लोग रोजगार में थे उनके रोजगार चले गए, और जो व्यापारी आदमी है उसके व्यापार तबाह हो गए। और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वो सड़कों पे जो है संघर्ष कर रहा है, और उन पे जो है लाठियाँ और पानी की बुछारें जो है वो सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। उनके ऊपर ट्रांसफ़र के खौफ लगा के उनको दूर दराज के इलाकों में फेंका जा रहा है। इसलिए लोग परेशान हैं, और जब लोग परेशान होते हैं तो उनके पास एक ही हथियार है लोकतंत्र में, वो है वोट का अधिकार, और वोट की चोट से जो है इस सरकार को बाहर करने वाले हैं। और हम सब मिलकर, राजा वीरभद्र जी जिन्होंने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की, उनके सोच को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, और उन्हें जो सपने जो संजोए थे उनको पूरा किया, और जो बाकी उनके सपने हैं उनको पूरा करने के हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक तरफ तो बात ये कही जाती है कि इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं खेला गया उपचुनावों में, कि वीरभद्र सिंह जी का नाम लिया गया, प्रतिभा सिंह को आगे उतारा गया। तो अब क्या निगम चुनाव और नवंबर या दिसंबर तक जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या जनता के साथ, उन वोटर के साथ जो वीरभद्र सिंह को चाहते हैं, कांग्रेस क्या इमोशनल कार्ड खेलेगी? देखिए, ऐसा है, अगर वीरभद्र सिंह जी ने काम किए हैं, और काम वो वीरभद्र जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व मतलब पार्टी ने ही उनको उनके इसमें प्लेटफॉर्म पर भी वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि वीरभद्र जी ने जो काम किए हैं उनको कैश करना, उनको लोगों को बताना, ये पॉलिटिक्स का और राजनीति का हिस्सा है। हम क्यों नहीं बताएंगे? वीरभद्र जी हमारे नेता थे, जिन्होंने काम किए उनको हम दिखाएंगे लोगों को, और यही दिखाएंगे कि उन्होंने ये काम किए और ये अधूरे रह गए, इनको हम पूरा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे। नहीं, भाजपा भी तो यही बात कहती है कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। मिशन रिपीट चला रही है, शिखर की ओर हिमाचल चल रहा है, कहते हैं, हैशटैग चल रहे हैं। ऊपर से आम आदमी पार्टी 2 रैलियां कर चुकी है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि ना हिमाचल में कांग्रेस के पास नेता है, ना नीति है, और भाजपा के बड़े लीडर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको तो जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, तो कांग्रेस की क्या रूपरेखा है? देखिए, क्या रूपरेखा है ये तो हम मीडिया को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु अब हम रूपरेखा तैयार करेंगे।
और रही रैलियों की बात, ये 4 करेंगे तो हम 14 करेंगे। हमें कौन सी कोई प्रतिबंध है कि हम रैलियां नहीं करेंगे? नहीं, अभी तक तो एक भी देखने को नहीं मिली। अरे इसलिए नहीं देखने को मिली कि खींचाचार तान चल रही थी। इसलिए नहीं देखने को मिली कि पार्टी को भी फैसले करने थे। पिछली रात तो फैसले हुए हैं, अब लोगों को जो अलग अलग जो है जिम्मेवारियां मिली हैं, नेताओं को जिम्मेवारियां मिली हैं। अब रैलियां भी होंगी, कार्यक्रम भी होंगे और जो है वो ग्राउंड पे सब जो है फैसले होंगे। अच्छा, ग्राउंड पे फैसले होंगे। सीएम चेहरा ऐलान दिया जाएगा चुनावों से पहले या चुनाव के बाद, जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद, या प्रतिभा सिंह का नाम फिर सीएम की चेहरे की दौड़ पे होगा? देखिए, अभी तक तो पार्टी का फैसला यही है दिल्ली हाईकमान का कि एक संयुक्त नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली हाईकमान विधायकों की फीडबैक लेके जो है वो मुख्यमंत्री का चयन करेगी, जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। अभी तक तो हमारा फैसला यही है। बाकी आने वाले 6 महीनों में पार्टी हाईकमान कोई नया फैसला लेती है तो उसकी जानकारी आपके माध्यम से जनता को जरूर बताएगी। चलो, जनता वैसे भी सब देख ही रही है, लेकिन कल शाम को आपको जिम्मेदारियां मिली और दोपहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाल्टियां लेके शिखर दोपहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए। आप भी लगातार कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अब लगातार हिमाचल के सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, तो क्या लगता है कि जो 2-4 महीने बच गए हैं उसमें कुछ मिल जाएगा हिमाचल को? देखिए, यही तो बड़ा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगा गया है। नहीं तो सरकार तो कहती है कि हमने सब कुछ दिया है। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं पूरा दे लूँ जी। हिमाचल प्रदेश के लोग ठगे गए हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार होगी, डबल इंजन जो है वो काम करेगा। अब हिमाचल प्रदेश पर 45,000 कर्जा 2017 में था, अब उसको 17,000 करोड़ रुपया कर्जा पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि 25,000 करोड़ रुपया कर्जा इन्होंने पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा दिया, जबकि पिछले 70 साल में जो था वो कर्जा जो है वो 45,000 करोड़ हुआ था। इन्होंने अगर नए आयाम स्थापित किए हैं तो हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबोने ले। जबकि डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली से उम्मीद थी कि दिल्ली वाले जो है कोई बेल आउट पैकेज देंगे या इसको वेव ऑफ करने के लिए कोई और मदद की जाएगी, तो वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। मदद यही मिली, आश्वासन मिले और डबल इंजन का नाम मिला, बाकी प्रैक्टिकल ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग निराश हैं और लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था वो आज 1100 में मिल रहा है, जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था वो 105 में मिल रहा है, जो डीजल जो 50 रुपये में मिलता था वो आज 100 रुपये में मिल रहा है। लोगों की कमर नहीं तोड़ी है इन्होंने कमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। नहीं, कमर के टुकड़े तो वैसे देखने की बात होगी। आपने डबल इंजन की बात भी की, तो शिमला तक तो सिंगल इंजन पहुंच ही जाता है। सिरमौर की बात करूं, भाजपा अध्यक्ष वहाँ से हैं और मंडी में सीएम साहब का अपना गृह क्षेत्र है। आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ पर रैली की, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, गढ़ से या बॉर्डर एरिया से? देखिए, तो अभी पिछले कल हमारी टीम का गठन हुआ है और जल्दी ही मीटिंग हमारी होगी और उसमें फैसला होगा कि शुरुआत कहाँ से होगी और कहाँ से होती हुई कहाँ को जाएगी। हम हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मिल बांट के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी संभव होगा, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का जो ताकत है, उन दोनों को मिलाकर जो है आगे बढ़ेंगे। चलो, आम आदमी पार्टी पे आता हूँ। आम आदमी पार्टी पहली बार हिमाचल में जो है कहती है कि झाड़ू फेर देंगे। क्या धौलाधार की पहाड़ियों पे झाड़ू का असर दिखेगा? कहते हैं कि 30 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ हिमाचल को लूटा है, वो आप पे इल्ज़ाम लगाती है, तो क्या उन इल्ज़ामों में कितनी की सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने या किसी और ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, एक भी इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हुआ। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया है। राजनीति होनी चाहिए पर राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। किसी के ऊपर कटास करके, किसी को बदनाम करके, किसी के ऊपर आरोप लगा के राजनीति जो है वो करना वो ठीक नहीं है। राजनीति प्रदेश को विकास की दृष्टि से की जाए, अच्छी बात है। प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, अच्छी सड़कें कैसे हो सकती हैं, अच्छी बिजली कैसे लोगों को पहुंच सकती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे अच्छे लोगों को मिल सकता है, इस पे चर्चा हो तो अच्छा लगता है। पर किसी को कटास करके किसी को के ऊपर आरोप लगा के आदमी कभी आगे जीवन में नहीं बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रैक्टिकल कर्म करना पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी बात है। जहाँ तक आपने हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की बात की है, आज तक हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प साबित जो है वो सफल नहीं हो पाया। कई लोगों ने प्रयास किए हैं, परंतु यहाँ हुआ नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, यहाँ का लोगों का माइंड सेटअप बड़ा क्लियर है। या तो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं या कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। और 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश का इतिहास यह है कि सरकारें बदलते हैं। इस बार कुछ सरकार बदलने के लिए लोगों का मूड कुछ ज़्यादा तीखा लग रहा है, क्योंकि लोगों की नाराज़गी ज़्यादा है। चलो, रोटेशन की बात वैसे भी कहते हैं हिमाचल में चली रहती है, इतिहास उस बात का गवाह है। लेकिन मुद्दों की राजनीति की आप बात करें, मैं मुद्दों पे आता हूँ। पुलिस परीक्षा का मसला आया, पेपर लीक होने का, उसके बाद जेओआई का मसला आया है, और जांच जो कहते हैं धरातल पर होनी चाहिए। विपक्ष आप भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या जांच हो जाएगी चुनावों से पहले सही तरीके से? देखिए, तो सरकार ने करनी है, हम लोग तो मांग उठा रहे हैं। देखिए, एक इशू नहीं हिमाचल में, अनेकों इशू हैं। पुलिस की भर्ती का मामला जो कि आपने बताया, इसके अलावा सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में कोई स्कैम हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का स्कैम हुआ है, जिसको मैंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों जगह उठाया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की 2007 के दिसंबर महीने में जो सरकार बनी थी और 12 तक रही है, इस दौरान हिमाचल प्रदेश में एक पंचायत में 3 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट सेक्टर में खोल दिए। उनसे क्या लेन देन हुआ, किसने किया, फर्जी डिग्रियों का धंधा कितना हुआ, लाखों की तादाद में फर्जी डिग्रियां जो है इन्होंने बेच दी। 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम एक यूनिवर्सिटी का है, और जिसने मतलब अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, उसने अपने परिवार जो है ऑस्ट्रेलिया में भेज दिए, और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है ठीक तरीके से नहीं सरकार ने करी, तो सरकार जो है उसकी मिली भगत लगती है। इसलिए फर्जी डिग्रियों का मामला आने वाले दिनों में बहुत लोगों को में जा चुका है, और आने वाले दिनों में हम इसको मजबूती के साथ उठाएंगे, क्योंकि नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हिमाचल की देवभूमि जो है वो बदनाम हुई है। तो बदनामी का दाग जो रैंकिंग को लेकर था, हिमाचल लगातार कई सालों से बात कही जाती थी कि रैंकिंग में ऊपर है, केरला है, उसके बाद हिमाचल है। तो ऐसे में तो दाग उसको कैसे धोआ जाएगा? अब विपक्ष में आप भी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों की राजनीति की आप बात करते हैं, इन मुद्दों पे, और निगम चुनाव आ रहे हैं, निगम चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, निगम का जो चुनाव होता है वहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं। वहाँ पानी की समस्या है, ये मुद्दा है। लोगों को जो सफाई का मुद्दा है, ये मुद्दा है। वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जो वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर घोटाला हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब चुनाव घोषित होंगे, मुद्दे उसके बाद निकलेंगे, और जनता के बीच में मुद्दे जितने भी होंगे उनको लेकर जाएंगे हम, और जनता को मुद्दों से उनको अवगत करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ना तो कॉरपोरेशन में ना ही इनकी विधानसभा में बात बनने वाली है। मालूम इनको भी है कि इनकी अब छुट्टी होने वाली है और ये जाने वाले हैं, और हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस मकसद से बनाएंगे कि हिमाचल प्रदेश को राजा वीरभद्र सिंह जी ने जहां पहुंचाया है उससे आगे उसको बढ़ाएं, उसको आगे लेके जाएं, और लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अपने आने वाले समय में काम करें। और जिस तरीके से 2017 में उन्होंने एक दृष्टि पत्र जो है, एक घोषणा पत्र के नाम पर जो घोषित किया था, उस दृष्टि पत्र पर की दृष्टि जो है ओझल हो गई है, उसको बार बार हम विधानसभा के अंदर भी याद कराते रहे कि आपकी दृष्टि ओझल हो गई है। अपनी दृष्टि जो है, चश्मा लगा के उस दृष्टि पत्र को देखिए, वो जो है वहाँ से हट गई है। आने वाले समय में इनको जवाब जनता देगी। चलो, जनता क्या जवाब देगी ये तो देखने वाला वक्त होगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।